हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.35 जो कुछ बच्चों के कहने पे मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। तो वो कहता है फाइंड आई नॉट इन द सर्किट यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो बच्चों थेवेनिन्स थ्योरम का कहना क्या था कि कहीं पे भी कैंची लगाओ, कट लगाओ और वहाँ पे वीओसी वोल्टेज कैलकुलेट करो और पूरे सर्किट की आर थेवेनिन्स निकालो। यही कहना था ना उसका। तो सिंपल यही काम हमने यहाँ पे भी करना है और क्या रह जाती है बात फिर करने वाली। तो देखो ज़रा गौर करो कि अगर देखा जाए कि यहाँ पे ज़रा गौर करो, ये वाली वायर है जिसमें हमने आई नॉट को कैलकुलेट करना है। अब मुझे कोई इतना ख़ास यहाँ पे सिस्टम नज़र नहीं आ रहा कि मैं कहीं और कट लगाऊँ तो ईज़िली मैं सर्किट को सॉल्व कर पाऊँ और फिर उसको उसके साथ लगा पाऊँ और आउटपुट भी अलहदा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, इसमें मुझे डायरेक्ट कट यहीं पे ही लगाना पड़ेगा। जैसे नॉर्टन लगा देता था डायरेक्ट आउटपुट पे कट, तो आउटपुट पे ही हमें कट को लगाना पड़ेगा। ये हमने यहाँ पे तार को कट करके यहाँ पे क्या करना है, अब वीओसी अटैच कर देनी है। तो देखें ये सर्किट कैसा बन जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज़ थे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। मुझे पता है वो क्यों कन्फ्यूज़ हैं, लेकिन बच्चों मैं आपकी वो कन्फ्यूजन दूर कर दूँगा। देखिएगा, ये आपके पास आ गई 2 मिली एम्पेयर करंट, ठीक है? और ये आ गया 1 किलो ओम का रजिस्टर। और उसके बाद बच्चों आपने ये अभी साइड वाले सारे मतलब के सर्किट को ड्रा करना है। जहाँ पे वीओसी लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आपने क्या करना है। वीओसी कैसे मेंशन करते थे? ऐसे हम मेंशन करते थे ओपन पोल के साथ, प्लस माइनस वीओसी, ऐसे ही होता था ना। तो इसको भी ऐसे ही मेंशन करेंगे यहाँ पे। असल में ये बात है जहाँ पे आप सारे मार खा रहे हो। और यहाँ पे 4 मिली एम्पेयर फ्लो कर रही है एक साइड पे। उसके बाद जी ये क्या है, 2 किलो ओम का रजिस्टर। ठीक हो गया। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गई। अब मुझे वीओसी वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं बच्चों, और कोई बात नहीं है यहाँ पे करने वाली, ठीक है? वीओसी वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो कई तरीके हो सकते हैं करने के। वो क्या कौन कौन सा तरीका हो सकता है वो अब बताना मेरा काम है आपको। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ पे लूप एनालिसिस की टेक्निक जो है वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होने वाली है, मैं सब जानता हूँ, ठीक है? तो हम लूप एनालिसिस की टेक्निक को फॉलो नहीं करेंगे, हम फॉलो करेंगे नोडल एनालिसिस की टेक्निक को। ज़रा देखो, नोड आइडेंटिफाई करने हैं। सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास एक नोड बना है। नोड उस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। यहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस करंट सोर्स की, 2 रेजिस्टर की। दैट्स व्हाई ये हमारे पास एक नोड है। तो यहाँ पे आप कुछ भी वोल्टेज रख लो, V1 वोल्टेज चलो यहीं पे रखते हैं। उसके बाद एक ये भी तो नोड है ना, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक वोल्टेज सोर्स, एक करंट सोर्स और एक रेजिस्टर। तो ये भी एक नोड हो गया। यहाँ पे V2 वोल्टेज आ गए। अब बच्चों यहाँ पे देखो सिर्फ़ 2 चीज़ों की वायर अटैच है, तीसरा तो वैसे ही वीओसी हमने मेंशन किया हुआ है ना। तो यहाँ पे तो असल में मुझे मतलब कि यहाँ पे नोड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं कहता होता हूँ आपको बाइनरी नोड हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि बाइनरी नोड जो है वो हमारे लिए मुनाफ़ा बख्श नहीं होता। लेकिन मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल में समझाया, जो मैंने आपको अभी रीलोड किए हैं, री-अपलोड किए हैं, कि आप वो वाला बाइनरी नोट कंसीडर कर सकते हो जो आपको मतलब कि ज़रूरत के तौर पे इस्तेमाल करना पड़े। यहाँ पे मुझे देखिए वीओसी अगर वोल्टेज कैलकुलेट करने हैं ना, तो मुझे यहाँ पे नोड चाहिए। नोड होगा तो मैं वीओसी वोल्टेज कैलकुलेट कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे बाइनरी नोड को कंसीडर कर लेना है फिर। तो यहाँ पे आप V3 वोल्टेज ले लो, ठीक है? मेन ये मुद्दा था। और उसके बाद एक नोड यहाँ पे भी बन रहा है। देखो 3 चीज़ों की वायर यहाँ पे भी ओवरऑल 2 चीज़ों की वायर अटैच ही बनती है। लेकिन हमें कह लें 3 चीज़ों की ही वायर अटैच है, इस तरह से समझ लो। ठीक है, तो 3 चीज़ों की वायर अटैच है, मतलब कि इसका क्या मतलब है, यानी कि हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ग्राउंड लगा देंगे। एक नोड हम ग्राउंड करना होता है हमारे पास नोडल एनालिसिस टेक्नीक में, तो मैंने इसे ग्राउंड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये यहाँ पे 0 वोल्ट है, ज़रा गौर करना। अब मुझे क्या करना है, मुझे कई चीज़ों की यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। मुझे असल में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है V3 वोल्टेज। अब देखो वीओसी जो वोल्टेज है वो V3 और 0 वोल्ट, यानी कि इन 2 नोड्स के दरमियान में वीओसी वोल्टेज आ रहे हैं। ज़रा गौर करना, मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे अलहदा से फिर से बना रहा हूँ। ये V3 वोल्टेज का नोड आ गया और ऐसे सेंटर में हमारा वीओसी का ऐसे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये वीओसी ऐसे ही मेंशन किए हुए हैं ना मैंने। और नीचे ऐसे ग्राउंड का नोड लगा हुआ है जहाँ पे 0 वोल्ट है। तो मैंने आपको बताया था ये एक सुपर नोड की कंडीशन जैसे होती है उस तरह से एक नोड बनता होता है। तो लिहाजा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वीओसी की वोल्टेज की क्या इक्वेशन बनेगी, वीओसी इज इक्वल टू
ज़रा गौर करो, वीओसी इज़ इक्वल टू जिस तरफ इसका पॉजिटिव साइन है वो वाले वोल्टेज प्लस में लिखे जाएँगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव साइन है वो वाले वोल्टेज नोड के वोल्टेज माइनस में लिखे जाएँगे। V3 माइनस 0 यानी कि V3 के इक्वल ये वाले वोल्टेज हमारे होने वाले हैं वीओसी। तो हमें V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप देखो बच्चों दूसरी तरफ यहाँ पे केसीएल ही लगना है, लेकिन उससे पहले V2 की तरफ भी आ जाओ। V2 में भी यही कंडीशन है। देखो V2 और न्यूट्रल नोड के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो लिहाजा इसकी कंडीशन ऐसे है, यानी कि ऐसे V2 वोल्टेज है और सेंटर में लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स 12 वोल्ट का प्लस माइनस, और ये 12 वोल्ट है और लिहाजा नीचे एक न्यूट्रल का नोड है। ऐसे ही है ना इस तरफ भी। तो देखो इस तरफ भी ऐसी इक्वेशन बनेगी, देखें यानी कि 12 वोल्ट लिखने से पहले मैं इक्वेशन ही लिखता हूँ। देखो जिस तरफ पॉजिटिव पोल है उस तरफ प्लस वाला साइन आ गया, V2 प्लस में लिखेंगे, जिस तरफ नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में लिखेंगे। V2 माइनस 0 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यानी कि V2 हमारे पास डायरेक्ट 12 वोल्ट के इक्वल आ गए, क्योंकि उसने यही चीज़ हमें यहाँ पे सुपर नोड में समझाई थी। वैसे एग्जैक्ट बच्चों कुछ उस्ताद वैसे भी लिख देते होते हैं, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आती। दैट्स वाई मैं बच्चों को ये कन्फ्यूजन से बचाने के लिए इस तरह से समझाता होता हूँ, ये शक्लें बना के। ठीक है, एक एक पॉइंट एग्जैक्ट बताता हूँ। तो देखो बच्चों अब हमारे पास सिर्फ दो नोड रह जाते हैं, यानी कि V2 की तो मुझे पहली वैल्यू पता चल गई। एक नोड के ऊपर जो वोल्टेज है उनकी वैल्यू जब पहले ही पता है तो उसके ऊपर केसीएल नहीं लगाते होते, तो लिहाजा इसके ऊपर तो केसीएल नहीं लगाएंगे। हमारे पास ये दो नोड रह गए जिनके ऊपर केसीएल लगना है, तो चलो वो लगाते हैं V1 और V3 के ऊपर। तो अप्लाई केसीएल एट नोड 1। ठीक है, अप्लाई केसीएल एट नोड 1। पहले नोड 1 के ऊपर केसीएल लगने लगा जी। अप्लाई केसीएल एट नोड 1। तो ये बच्चों देखिएगा अप्लाई होने लगा केसीएल नोड 1 पे। ये हमारा नोड 1 है। ठीक है जी, ये नोड 1 है। तो यहाँ पे देखो एक एंट्रिंग करंट है जो इस नोड के अंदर एंटर कर रही है। केसीएल होता क्या है, तो सम ऑफ एंट्रिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट, यानी कि हमें हर एक वायर की करंट लिखनी होती है जो इस नोड के घेरे में आ रही है। ठीक है, तो लिहाजा अब देखें यहाँ पे एक ये भी वायर है और बाकी भी वायर है। इस साइड में मैं लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे लिविंग करंट्स लिखूंगा और इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे एंट्रिंग करंट्स लिखूंगा। ये जैसे केसीएल की डेफिनेशन है। तो देखो इसमें एक करंट एंटर करिए, वो है 4 मिली, तो ये आ गई एंट्रिंग करंट की साइड पे। ठीक है, उसके बाद मुझे ना इस वायर की करंट का पता है ना इस वायर की करंट का पता है, तो मैं ओहम्स लॉ का इस्तेमाल करूंगा। I इज इक्वल टू V ओवर R जो होता है। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक करंट को लीव करवाता हूँ। दिमागी सोच है ये आपकी, यहाँ पे आपने मेंशन नहीं करना कि लीव हो रही है। ये मैंने एक करंट को लीव करवाया, जहाँ से करंट निकलती है वहीं उसी वक्त हमें उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लगा देना होता है, V1 माइनस। ठीक है, ये करंट जाके एंटर करेगी V3 के अंदर, तो लिहाजा V3 के अंदर करंट ने एंटर किया, डेट्स वाई उसी वक्त लिख देंगे आगे V3, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आपके बटे में आ जाएगी, वो थी 1K। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस मतलब कि इस जो वायर के अंदर करंट जो मूव कर रही है ना, वो आपके पास आ गई ये उसकी इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद मुझे इस वायर की इक्वेशन चाहिए, मतलब कि सॉरी इस वायर की करंट करंट का पता होना चाहिए, तो वो भी नहीं पता। अब लिहाजा मैं फिर से क्या करता हूँ, V1 में से एक करंट को लीव करवाता हूँ, तो V1 माइनस। अब ये जाके करंट कहाँ एंटर कर रही है, जाके V2 के अंदर, तो V2 के वोल्टेज आ जाएंगे यहाँ पे बच्चों। तो V2 के वोल्टेज की वैल्यू हमें देखें पहले ही पता है। आप चाहो तो पुट कर सकते हो, उससे पहले V2 ही एक दफ़ा लिख लो, वो बेटर रहेगा। तो देखो बटे में आ गया, जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो 2K आ रही थी। तो ये आपकी इक्वेशन पूरी होगी, क्योंकि आपने तीनों वायर्स की लिख ली जो इस नोड के घेरे में थी। लिहाजा अब इसके एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई दें ताकि इसका बटा खत्म हो। देखिए इसका एलसीएम बनता है 2K, 2K के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दें। यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा, K से गया 2 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 2V1 माइनस 2V3 आ गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे जब 2K ज़रब होगा पूरे का पूरा कैंसिल, और लिहाजा ऊपर वाले नंबर एज इट एज आ जाएगा, V1 माइनस V2। V2 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ जो कि 12 है। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे जब 2 के ज़रब होगा, किलो और मिली कैंसिल, तो 4 बार 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3V1 माइनस 2V3 इज इक्वल टू, ये 12 उधर जाके जमा 12 हो गया, 12 जमा 8 कितना होता है बच्चों, 20। तो ये इक्वेशन 1 आपके पास आ गई। अब हम इक्वेशन 2 बनाते हैं नोड 2 की मदद ये नोड 3 की मदद से। यहाँ पे अब केसीएल अप्लाई होगा। ये देखें इसके घेरे में सिर्फ 2 वायर्स हैं, एक ये वाली और एक इस तरफ जो जा रही है। ठीक है, तो लिहाजा हम यहाँ पे केसीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केसीएल एट नोड 3, आप ऊपर आप लिख लीजिएगा, मैंने एक दफ़ा लिखा आपके लिए, चले अब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो नोड 3 के ऊपर केसीएल अप्लाई होने लगा। देखो बच्चों अब नोड 3 के अकॉर्डिंग मुझे देखें इस वायर की करंट
करंट का नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ, इस नोड में से करंट को लीव करवाता हूँ। करंट लीव कर या V3 में से, उसी वक्त लिखा जाएगा V3 माइनस। अब ये करंट जाके एंटर करेगी V1 में, लिहाजा आगे आगे V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में 1K। अब इज इक्वल टू एक ही यहाँ पे मतलब दो ही वायर है ना, तो दूसरी वायर में जो करंट आ रहा है देखें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता है हमें, और ये एक एंटरिंग करंट है क्योंकि नोड में एंटर कर रही है, लिहाजा ये इस तरफ लिखी जाएगी। द सम ऑफ लिविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट। एक ही मतलब होता है, चाहे आप इसको आगे पीछे कर लो, ठीक है, डेफिनेशन को। तो देखो बच्चों, ये 1K उधर जाके ज़रब हो जाएगा 2 मिली के साथ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 ही रह जाएगा क्योंकि किलो और मिली कैंसिल हो गए, 1 2 ज़ा 2 ही होता है। तो लिहाजा इस इक्वेशन को थोड़ा सीधा कर लो, V1 पहले लिख लो, V3 बाद में लिख लो। ऐसे ही है ना, -V1 + V3 और उधर रह गया 2, तो ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लें। मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने क्या नाम था, एग्जाम्पल 3.1 में समझाया हुआ है। बच्चों जाके हमारी मतलब प्ले लिस्ट में एग्जाम्पल 3.1 देखो, उसमें मैंने बताया हुआ है ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के कैसे कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके देता है, तो वहाँ से देख लेना। मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। इनके कॉन्सेप्ट हमने पहले लिख लेने हैं ऐसे रो वाइज, 3 और -2 और फिर इसके भी -1 और फिर 1। और इनकी बच्चों जो मतलब के अरेंजमेंट है ना वो भी सेम होनी चाहिए। वहाँ पे पहले V1 है फिर V3 है, यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है, तरतीब सेम होनी चाहिए। फिर इनके जो वेरिएबल है उनको कॉलम वाइज आपने लिखना है, V1 है पहले फिर V3 है, ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू वाले नंबर भी ऐसे ही लिख लेने हैं, इस तरफ 20 फर्स्ट इक्वेशन का, फिर दूसरी इक्वेशन का 2। अब मैं इसको सॉल्व करके V1 और V3 की वैल्यू आपको बताता हूँ। फिर हमें चाहिए V3 की वैल्यू, क्योंकि VOC देखें वो इक्वेशन बनी थी V3 के लिए, तो लिहाजा जब V3 मिल गया तो VOC मिल गया। मैं आपको बताता हूँ कितनी आती है। तो बच्चों मेरे पास V1 की वैल्यू आई है 24 वोल्ट और V2 की वैल्यू आई है 26 वोल्ट, ठीक है। ये कैलकुलेटर ने एग्जैक्ट आंसर खुद से दिया है, ठीक है। देखें ये सॉल्व करके आया इस पे, इस तरह से आपको आंसर दे देता कैलकुलेटर। तो 26 वोल्ट आ गई वैल्यू किसकी, VOC की, यहाँ पे जब हमने V3 की वैल्यू पुट की, और ये हमने फर्स्ट में आपको मैंने बता दिया था कि VOC इस तरह से V3 के इक्वल आता है। तो देखो बच्चों, VOC तो आपको मिल गया, ठीक है। अब आपने ये करना है कि जो आपने सर्किट बनाया हुआ ना इससे R थेवेनिन्स निकालिए। ये तरीका होता है थेवेनिन्स थ्योरम का, ठीक है। थेवेनिन्स थ्योरम ये भी कहता है कि आपने जो सर्किट ड्रा किया होता है उसकी फिर R थेवेनिन्स निकालनी होती है। जहाँ पे VOC लगी होगी वहाँ पे बस R थेवेनिन्स आ जाएगा, और इसमें जो सर्किट में आपके करंट सोर्सेज हैं उनको ऑफ कर दिया जाएगा, वोल्टेज सोर्सेज को भी ऑफ कर दिया जाएगा। करंट सोर्सेज जब ऑफ होते हैं तो एज अ ओपन सर्किट वर्क करते हैं, और जो वोल्टेज सोर्सेज है जब वो ऑफ होते हैं तो वो एज अ शॉर्ट वायर वर्क करते हैं। देखिए ओपन सर्किट का मतलब होता है कि बच्चों इस तरह से, ये देखो मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखा रहा हूँ, इस तरह से जिनमें करंट फ्लो ही नहीं करता। जिस चीज़ में करंट फ्लो नहीं करता उसके ड्रा करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसको मैंने ड्रा नहीं किया। अब देखें इसको भी मैंने ड्रा नहीं किया क्योंकि इसने भी ऐसे ही ओपन सर्किट से रिप्लेस होना था। इसको भी मैं ड्रा नहीं करूंगा, इसने भी इसी से रिप्लेस होना था। और जो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ था ये ऐसे शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट वायर से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये सर्किट बस ऐसे रह जाएगा आर थेवेनिन्स के केस में। देखो बस दो रजिस्टर है रास्ते में, 1 किलो ओम और ये 2 किलो ओम, ठीक है। और इस तरह से ये आ गई आर थेवेनिन्स VOC की जगह, ठीक हो गया। तो ये हमने कैलकुलेट करनी है। देखो बच्चों, दो रजिस्टर के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल जब कॉमन होता है तो वो सीरीज में होता है, जब दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होता है। इन दोनों के दरमियान देखो सिर्फ एक साइड से टर्मिनल कॉमन हो रहा है, दूसरा इसका भी ओपन है, उसका भी आ जाके ओपन ही है, तो लिहाजा ये दोनों सीरीज में हुए। तो आर थेवेनिन्स आ गए इन दोनों का सम, 2K + 1K, 3 किलो ओहम, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है जी, अब हमने ये करना है कि VOC वोल्टेज जो निकाले हैं उसके साथ आर थेवेनिन्स को सीरीज में लगाना है। ये थेवेनिन्स थ्योरम का था असूल। VOC कितने आए थे, 26 वोल्ट। इसके साथ आपने आर थेवेनिन्स जो आई है उसको सीरीज में लगा देना। आर थेवेनिन्स कितनी आई है, 3 किलो ओम। देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो ये आ गई 3 किलो ओम। आगे जो सर्किट आपने जहाँ से कट किया था उसी सर्किट की जो आपने जहाँ से कट किया हुआ ना जिस पीस को, उसको ला के अटैच कर देना आगे इसके। तो देखो क्या हमने कट किया था, ज़रा गौर करो। हमने कट किया था 2 किलो ओम की वायर को बस, तो ये बस यहाँ पे हमने आगे ला के अटैच करनी है। तो ये देखो 2 किलो ओम की वायर है और उसमें जो करंट है वो नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रही है, ये हमने अभी अभी देखा है। ये 2 किलो ओम की वायर है, ये जो मैंने यहाँ पे ला के अटैच कर दिया, और ये आई नॉट ऐसे नीचे को फ्लो कर रही है, और आई नॉट ही हमने कैलकुलेट करनी है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आई नॉट क्या होगी, देखो बच्चों ये ऐसे ही हो गया जैसे कि टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला जैसे होता है। तो देखो जो करंट है वो पॉजिटिव पोल में से ही निकल रही है, डेट्स वाई अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, डेट्स वाई हमारे पास VOC वोल्टेज प्लस में ही लिखे जाएंगे। ये आपका हमेशा याद रखना कि करंट आपकी पॉजिटिव पोल में से निकल रही है और नेगेटिव पोल में एंटर कर रही हो, मतलब कि उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई नॉट जा रही है। तो
लिहाजा वीओसी वोल्टेज यानी कि टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग आ गया, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस बच्चों कितनी बनती है, ये दो रेजिस्टर है ना, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप चेक करो। देखो इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है, दूसरा टर्मिनल दोनों का डिफरेंट साइड पे कनेक्टेड है, यानी कि आपस में कनेक्टेड नहीं है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, डेट्स वाई ये दोनों सीरीज में है। तो ये बटे में आगे टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 3K + 2K, तो ये कितना आ जाएगा 26/5, 26/5, और ये किलो ऊपर जाके मिली एम्पेयर। तो इसको अगर किया जाए तो 5.2 बनता है बच्चों, 5.2 मिली एम्पेयर। तो नहीं जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी था बच्चों, कोई इतना मुश्किल नहीं था, बस आपने इसको मुश्किल समझा हुआ था।